नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस निशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश। बेटा, जैसे अपनी सीरीज चल रही है आपके सवाल हमारे जवाब, उसके अंदर कुछ बच्चों के क्वेश्चन बीच में नहीं आए तो हमने पार्ट 16 है उसको वहीं पर हेल्ड कर दिया था, उसके बाद क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई। अब कुछ बच्चों के सवाल हमारे पास में और आ गए, तो इसकी सीरीज में जो कंटिन्यूटी उसको जारी रखते हुए अंग्रेजी विषय का 17वां जो आपका वहां पर लेक्चर होगा, और ये इस बार खाली ग्रेड 2 का नहीं है, फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है आपका, सारी की सारी प्रतिस्पर्धी जो परीक्षाएं हैं उनका वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें पहला सवाल आपके समक्ष है, उसको देखना जरा। और वैसे टोटल सवाल आपका हो जाता है 151। अभी तक आप 150 तक सवाल वहां पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनको देखना जरा बेटा वहां पर कि किस लिहाज से आपके सवाल बच्चों ने हमसे पूछे हैं। पहला सवाल यह है कि पिक्चर कंपोजिशन इज एन एग्जांपल ऑफ, पढ़ना जरा बेटा इसे आपका वहां पर कि जो पिक्चर कंपोजिशन है या फिर आपका तस्वीर की जो आपकी रचनात्मक स्थिति है वो किसका उदाहरण है, जिसमें वन बाय वन एक एक चीज आपको वहां पढ़नी है। पहला फैक्टर आप इसमें देखेंगे बेटा सारे के सारे रिफ्लेक्टिव राइटिंग का है, ठीक है, प्रतिबिंबात्मक जो आपका वहां पर लेखन होता है। दूसरा अपने पास में है गाइडेड राइटिंग, मतलब मार्गदर्शित जो आपका लेखन है उससे जुड़ा हुआ है। तीसरा आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग, तर्क वितर्क वाला जो लेखन है। और चौथा है कंट्रोल्ड राइटिंग, मतलब नियंत्रित अवस्था का जो लेखन है उसके साथ में इसे आपका वहां पर जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में ये चारों जो स्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं उनमें से आपको एक का जवाब वहां पर देना है। अब एग्जांपल अब होने का मतलब किस ट्रेड में ये आपका वहां पर वेरी करेगा, किस ट्रेड में आपका वहां पर काम करेगा, वो चीज आपको वहां बताना चाहेगा। इमेजिनेटिव आता है, क्रिएटिव आता है, विजुअल प्रॉम्प्ट आता है, ये दो चार चीजें बेटा सीख लो इसके आंसर से पहले। ये जब आप पिक्चर लेते हो तो मेनली ये सृजनात्मक और रचनात्मक हिस्से में आता है, इसे अपन क्रिएटिव कह सकते हैं, ठीक है। इसे अपन विजुअल प्रॉम्प्ट कह सकते हैं। विजुअल प्रॉम्प्ट का मतलब होता है दृश्यात्मक स्थिति है उसके साथ में वहां पर शीघ्र अतिशीघ्र इसका जो दृश्यांकन है वो करना, इसे आपका चित्रांकन की अवस्था वहां पर रखना, ठीक। और उसके अलावा इसके अंदर एक चीज और रहेगी, आपका क्रिएटिव और विजुअलिटी है, उसके साथ साथ में आपका खुद का जो स्किल का नेचर है, कौशल का नेचर है, वो भी इसके अंदर आपका वहां पर देखा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास ऐसे ऑप्शन तो है ही नहीं, जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें क्रिएटिव, विजुअल, प्रॉम्प्ट या स्किल, ऐसे नाम तो आपका वहां पर नहीं दिए गए, ठीक है। पहला अपने पास में क्या दिया हुआ बताओ आपका वहां पर रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव के मायने होते हैं जहां पर चीजें प्रतिबिंबात्मक स्थिति में रहती हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर अपन देखते हैं गाइडेड, जहां पर हमें कोई मार्गदर्शित वहां पर कर रहा होता है, ठीक है। और तीसरा अपने पास में वहां पर आर्ग्यूमेंटेटिव वाला, दूसरा तो बोला मैंने गाइडेड वाला, और तीसरा बेटा इसमें कौन सा है, आर्ग्यूमेंटेटिव वाला है, उसके साथ में वहां पर इसे मतलब तर्क वितर्क के साथ में बहस करने वाले मुद्दे के साथ में। और फिर जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला है वो बेटा आपका रहेगा कंट्रोल्ड वाले एक्शन के साथ में यहां पर इसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा पार्ट वहां पर रहेगा आपका, तो जब भी आप पिक्चर की बात करते हैं तो पिक्चर में कोई ना कोई आपको गाइड करता है, आप सेल्फ गाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। आप पिक्चर को देखकर उसको सोचकर खुद से गाइडेंस ले सकते हैं, दूसरा आपको गाइड कर सकता है। इसमें तर्क वितर्क का कोई इश्यू नहीं आता है, तर्क वितर्क का नहीं आएगा तो आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर अपने पास में प्रतिबिंबन नहीं करना है, जैसे पिक्चर बनानी है तो आपकी क्रिएटिविटी आई साहब ऐसा ऐसा कर दूं क्या, बस एक मन करेगा वहां पर आपका, ये नियंत्रण नहीं है। पिक्चर में आपकी क्रिएटिविटी क्या होती है, कंट्रोलिंग नेचर से बाहर चली जाती है, तो इसमें गाइडेड नेचर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे आओ। आई विश आई ब्लैंक ए सिंगर सेड द लिटिल बॉय, उस छोटे लड़के ने कहा काश में एक गायक होता, काश में एक वहां पर सिंगर होता। तो ये जो आई विश आई वाला मैटर है ये टोटली बेटा किसका है, वहां पर आपका इमेजिनेशन का है। इमेजिनेशन का मतलब आपके लिए वहां पर कल्पना के हिस्से का है, जिसे दूसरे वर्ड में अपन कहना चाहें तो बच्चा ये किस में चला जाएगा बताओ आपका वहां पर सपोजिशन के हिस्से में, वहां पर इसे आपका ले लिया जाएगा। और आई विश आई आता है पूर्णतया कल्पना का हिस्सा, मतलब दूसरे कंडीशनल का, इम्प्रोबेबल वाला नेचर का। और इसकी अपन बात करते हैं तो ये नेचर बेटा किस में चला जाएगा आपका वहां पर वर में। वैसे सिंपली आई के साथ क्या लगता है, वोज लगता है, लेकिन यहां पर वोज के लिए जगह नहीं होगी, तो कंफ्यूजन इसमें केवल दो में ही था, वोज और वर में। एम और बीन का, बीन तो अकेला वहां पर आ ही नहीं सकता, हालांकि टेंस के सिंपल फॉर्म के अनुसार आई के साथ में वोज आना चाहिए, लेकिन यहां कल्पना शक्ति में आई के साथ में वर आएगा। अगला लो, दे टोल्ड मी दैट ही ब्लैंक इन जयपुर, उन्होंने मुझे बताया कि वह जयपुर में थे। तो यहां अगर चेक करो बेटा तो यहां पर बीच में दैट दिया हुआ है, दैट आपका कनेक्टर का काम कर रहा है। यहां पर टोल्ड दिया हुआ वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में है, इट मींस ये आपका पास्ट सिंपल वाला नेचर है। और पास्ट टेंस हो गया तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला तो आगे भी पास्ट ही आएगा,
यहां पर प्रेजेंट का इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। प्रेजेंट नहीं आने का मतलब इसमें इज वहां पर नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा तो विल भी वहां पर नहीं होगा, बचा वॉज और वर। तो ही के साथ में वर अप्लाई नहीं होता, आई वी यू दे बहुवचन के साथ में आपका वर आता है, ही शी इट नेम और एक वचन के साथ में बेटा आपका वहां पर क्या लगता है, वॉज अप्लाई होता है। तो ही के लिए यहां पर आप क्या अप्लाई कर देंगे बेटा जी, आपका वहां पर वॉज अप्लाई कर देंगे। अगले सवाल पे चलो 154, एयर पोल्यूशन इज ब्लैंक ए सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली। जो आपका हवा का या वायु का प्रदूषण है वह दिल्ली की एक गंभीर समस्या है। अभी हाल ही में जो 4th ग्रेड की एग्जामिनेशन लगी है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा लगी आपकी, उसके अंदर का सवाल एक बच्चे ने मुझे वहां पर भेजा है। तो बच्चे ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, सारे के सारे शिफ्ट का पेपर में सोल्व करवाने वाला था 1 by 1, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा पहले आपका जवाब चाहता है तो मैं पहले सोल्व करवा देता हूं। और ये बड़े बड़े धुरंधर ये कह रहे थे ना कि इतना आसान टेस्ट सीरीज नहीं होती है, ठीक है, इतना आसान आपका पेपर आएगा क्या, ठीक है, आप किसी के वहां पर बहकावे में मत आना। ये लो साहब, बहकावे में आने वाले का प्रश्न सही जा रहा है, ठीक है, ये तुम्हारे पास में इस बात का सबूत है, गवाह है कि तजुर्बा किसे कहते हैं, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, अनुभव किसे कहते हैं। जहां पर 24 साल का, 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव लेकर एक मेंटोर, एक ट्यूटर खड़ा है आपका, एक वहां कैमरे के सामने बच्चों को फेस कर रहा है, वो यूं ही हवा में बात नहीं करता है आपका, लॉलीपॉप नहीं देता है, च्युइंगम नहीं देता है, रबड़ की गोली नहीं देता जिसे आपने जब चाहे आपका मुंह में लिया, जब चाहे चबा लिया, जब चाहे थूक दिया आपका। ऐसा नहीं हो सकता है, केवल बातों से काम नहीं चलता, उसके साथ में काम करना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में साफ साफ लिखा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। लोग आपको गिराने आएंगे, तरह तरह की साजिशें करेंगे, आलोचनाएं करेंगे, विघ्न डालेंगे, झूठ बोलेंगे, आपके काम में रोड़े अटकाएंगे, हर तरीके से आपको फंसाने की, गिराने की, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानना आपके साथ में साजिशें रची जा रही हैं, षड्यंत्र किया जा रहा है, तो आप पीछे नहीं बल्कि आगे आ रहे हो, दुगुनी चौगुनी ताकत के साथ में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है। आपको हराने के लिए लोगों को साजिशें करनी वहां पर पड़ रही हैं, और यही आपकी सफलता का एक मूल मंत्र रह जाता है। तो आपको पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है, क्योंकि हर कोई दुर्योधन मिलेगा, कर्ण मिलने वाले न के बराबर होते हैं। तो आपको दुर्योधन की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ कर्ण का इंतजार करना है कि वो साथ वहां पर देता या फिर नहीं देता है। तो देखो कितना आसान आया। सवाल क्या है कि एयर पॉल्यूशन है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, गंभीर समस्या है। तो यहां पर समस्या के लिए आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो क्या है आपका, काउंटेबल है, एक गणनीय संख्यावाची एक वचन है ना आपका वहां पर, और एक वचन के हिसाब से हम ए या एन ले सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें दा क्यों नहीं आया, तो बेटा वहां समस्या केवल एक ही है। क्या दिल्ली में तरह तरह की समस्याएं हैं, चाहे शीला दीक्षित की गवर्नमेंट रही है, चाहे केजरीवाल की रही है, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट रही है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। जनता की समस्याएं, प्रशासन की समस्याएं, वातावरण की समस्याएं, पर्यावरण की जो आप बोलते हैं आपका, इसके अलावा कोई भी और समस्या भी आ सकती है, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, जो भी आप बोलना चाहें, शैक्षिक हो सकती है, अशैक्षिक हो सकती है, सहशैक्षिक हो सकती है, आपका सहजातीय हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल का भी वहां पर वो क्या एक हब है आपका, तो वहां से जुड़ी भी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। अगर इस पैटर्न पे अपन देखते हैं, समस्या बहुत सारी है, बहुत सारी में से केवल एक समस्या, तो एक के लिए मुझे क्या चाहिए, ए या एन, अर्थात यहां से दा नहीं आएगा, आर्टिकल तो मुझे लगाना पड़ेगा। अब मुझे साउंड चेक करना है, सीरियस के अंदर बेटा साउंड किसका है, सह साउंड है, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, और व्यंजन ध्वनि में बेटा अपन ए का इश्यू लेते हैं, एन नहीं लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें दा करके आ गए, ठीक है, जबकि दा इसका आंसर नहीं है। अगले पे आओ, What is the correct antonym of the word connector? अब ये जो सवाल है बच्चे का, ऐसा सवाल है वहां पर जो नॉर्मली बच्चा मीनिंग नहीं निकालता है, ठीक है, बिना मीनिंग निकाले, बिना जहां सवाल बना वहीं से कॉपी करके टीचर के पास में भेज दिया। हालांकि मैं बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करूंगा कि बेटा आपने ये सवाल क्यों भेजा, भेजना चाहिए ऐसा सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक राय दूंगा, एक सजेशन दूंगा बेटा आपका कि आप क्या करें वहां पर, इसके साथ साथ में थोड़ा सा पढ़ना चालू करें आपका, ठीक है, क्योंकि आप केवल ऐसा ही है कि सवाल भेजने की प्रवृत्ति रखें तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। सवाल ऐसी चीजें जो आप खुद भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कनेक्टर का मतलब होता है जो संयोजक या योजक है। कनेक्टर का मीनिंग क्या होता है बेटा आपका वहां पर, जिसे अपन ये कहते हैं कि ये शब्द मेरे पास में क्या होगा, बताओ आपका संयोजक, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो बेटा इसे क्या कहा जा सकता है, आपका योजक कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये जोड़ने वाला है, उल्टापन लें तो उल्टा है विच्छेदित करने वाला, तोड़ने वाला, ठीक है। अगर उसकी अपन बात करते हैं तो बेटा उसे मैं क्या कह सकता हूं, सेपरेटर कह सकता हूं, ठीक है। ये लो, जो उसे क्या करेगा, डिसेक्टर भी कह सकता हूं, एक नहीं बहुत सारे, ठीक है। मैं तो एक अंदाजा आपको दे रहा हूं, जोड़ने वाला उल्टा ले लो, डिस्कनेक्टर कह दो चाहे आपका, ठीक है, डिसजंक्ट कह दो आपका, बहुत सारे बनेंगे आपका वहां पर। अगर सारे इकट्ठे करो तो मोर देन 20 हो जाएंगे, 20 से ज्यादा। सिंपली समझाना है कि कनेक्टर का उल्टा हो जाएगा, सेपरेटर हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चा जिस मूड में पूछना चाहता है, जिस लेवल पर उसका सवाल उसके दिमाग में घूम रहा है,
ठीक है, तो वहां जैसे आर वंदना सिंह की किताब है उसके अंदर ये चीज पड़ी हुई है आपका, उस हिसाब से बच्चे ने पूछा होगा। अगले सवाल पे लो 156 फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड। बेटा फोनेटिक आजकल कहते हैं ना कि जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, ठीक, फोनेटिक जैसा टॉपिक आपको वहां पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लोग इसे पढ़ाते नहीं है, इससे बचना चाह रहे हैं। और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं बेटा, अगर ये आ गया ना तो ये मान के चलना सब कुछ आ गया, ठीक है, क्योंकि भाषा है, भाषा कहीं पर आपको शुद्धता है, शुद्धता से परे ली जाती है, शुद्धता के साथ में आपका अटैचमेंट है वो रखती है। हुंडई नाम का एक ब्रांड आता है, उसकी गाड़ी है आपकी सिडान के अंदर, गाड़ी जो सिडान वाली है उसका नाम है AURA, और वहां पर अपन इसे बार बार सुनते हैं आपका कौन सा, ओरा ओरा ओरा, इस तरीके से सुनते हैं बेटा आपका, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं ओरा नहीं, कई बार कहते हैं यार तेरे पास तो ये गाड़ी है, ओरो है भाई तेरे तो, ठीक है, तेरे पास फॉर्च्यूनर है, लंबोर्गिनी है, मर्सिडीज है आपका, वहां पर आपका लैंड रोवर है, रेंज रोवर है, ठीक है, फरारी है, इस तरीके से नाम बोलते हैं भाई फलाना को तो तगड़ो ओरो है, ठीक है। लेकिन ये ओरो इसी से बना आपका, ठीक है। एक्चुअल में स्थानीय भाषा में क्या कर दिया, उस वर्ड को मैनिपुलेट कर दिया, ठीक, जबकि एक्चुअल में वर्ड यह था AURA। अब हुंडई वाले जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो भी कहते हैं ओरा गाड़ी, ओरा खरीद लिया तो भी ओरा गाड़ी, ठीक है। एक्चुअल में ये वर्ड आप गलत बोलते हैं, इसका उच्चारण है ओरे, ओरा नहीं बनता है बेटा, क्या बनेगा, और है। ये आ की बजाय लास्ट में ए का साउंड देगा, इस तरीके से ओ रे फिर ए, और ये अपने पास नाउन वर्ड या एडजेक्टिव में काउंट होता है, एडजेक्टिव में भी आ सकता है, नाउन में भी। पहले सिलेबल पर इसमें आपका स्ट्रेस मार्क प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा, एंड दैट इज ये कौन सा, और है, ये लो सिंपल सा। अब जैसे पूमा नहीं होता है प्यूमे, ठीक है, रेनॉल्ट नहीं होता है रेनाउ, ठीक है। अब ये हमें बोलना आना चाहिए, हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें बोलना नहीं आता, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगले सवाल पे आओ, एवरीबडी बाइज क्लॉथ्स ब्लैंक दिवाली। प्रत्येक व्यक्ति है वो दीपावली या दिवाली है उसके मौके पर, उसके उत्सव या उसके पर्व पर, उसके त्योहार पर कपड़े खरीदता है। प्रत्येक व्यक्ति का कहने का मतलब त्योहार के टाइम पर लगभग 80-90% क्राउड है वो कपड़े खरीदती है। अब ये नहीं कहेंगे कि दूसरे धर्म वाले, आप मुस्लिम धर्म वाले नहीं खरीदते भाई, वो उनका अपने जैसे ईद है या फिर आपका और कोई त्योहार आता है उस वक्त खरीदते हैं। तो एवरीबडी का मतलब मोस्ट ऑफ, अधिकांशतः आपका जो इस धर्म को वहां पर मनाते हैं, इस पर्व को वहां पर मनाते हैं। तो कोई भी आपका फेस्टिवल है, ठीक है, कोई भी आपका त्योहार है, ठीक, अगर उसकी अपन बात करते हैं तो जनरली फेस्टिवल, उत्सव मान ले, त्योहार मान ले, कोई अकेशन भी हो सकता है, कोई मौका भी वहां पर आपका आ सकता है, तो उसके नाम से पहले डेफिनेटली अपन जो यूज करते हैं वो बेटा ऑन यूज करते हैं। लेकिन यहां बच्चे का सवाल है कि क्या सर इसमें ऑन का यूज हो सकता है क्या? मैं सवाल एक बार फिर से पढ़ देता हूं, एवरीबडी या एवरीवन बाइज क्लॉथ्स, ठीक है, और फिर उसके बाद में वहां पर इन्होंने सीधा सीधा एक फेस्टिवल है उसका नाम दे दिया, और बच्चे का यह है कि विच प्रीपोजिशन, ये मैंने नहीं लिखा बेटा आपका, विच प्रीपोजिशन बच्चे ने जैसा लिखा है एज इट इज वहां पर आपका इसके अंदर डाल दिया गया है। तो कौन सा प्रीपोजिशन है वो इसमें इस्तेमाल होना चाहिए आपका। तो बच्चे का डाउट ये है कि सर आप ये कहेंगे कि वहां पर ऑन आया, लेकिन हमने तो दूसरी प्रीपोजिशन पढ़ी है। बिल्कुल बेटा आपने दूसरी पढ़ी है, ये भी बता दूं आपने क्या पढ़ी है, बच्चे ने लिखकर नहीं दिया मुझे, आपका बच्चे के मन को पढ़ पा रहा हूं मैं कि बच्चे ने ये सवाल क्यों लिखा। बच्चे का सवाल अच्छा तो तब बनता जब वो कहता कि सर आप ऑन बताया करते, इसमें तो मैंने दूसरा प्रीपोजिशन पढ़ा है, ठीक है, तब तो उसे ईमानदार कहता। अब बच्चा थोड़ा सा चालाकी कर गया, स्मार्ट नहीं, थोड़ा सा और स्मार्ट हो गया। कैसे? वहां पर ये चीज छिपा गया, ठीक है, कि सर आपने क्या बताया मैंने क्या पढ़ा, तो मैं खोद देता हूं बेटा, इससे पोस्टमार्टम मैं कर देता हूं आपका। यहां पर जहां से बच्चे ने सेकेंडरीली पढ़ा है वो ये पढ़ा है, कौन सा आपका, ड्यूरिंग वाला। अब दिवाली का जो सेम डे है, मुख्य जो दिवाली है उसकी बात करते हैं, तो पहली प्रेफरेंस के अंदर आपके पास में क्या रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं दिवाली के दौरान, दीपावली में अपन गोवर्धन पूजा है, कांति दिवाली, फलानी ढीकणी, 2 से 3 दिन तक हम क्या करते हैं उसे मनाते हैं, ठीक है। तो उस दौरान, उस समय के दौरान, एक अवधि विशेष के दौरान, कि दीपावली का सीजन चल रहा है, उन दिनों के दौरान पहले से काम चल रहा है, इसी दौरान एक नया काम खरीदारी का आपने चालू कर दिया, तो सेकंड प्रेफरेंस में यहां पर ड्यूरिंग रहेगा, पहला प्रेफरेंस बेटा आपका ये रहेगा, ठीक है। दोनों कभी ऑप्शन में साथ नहीं मिलेंगे, अदरवाइज सवाल सिरे से खारिज होगा, डिलीट हो जाएगा। बोनस वोनस आजकल कुछ नहीं मिलता है, सीधा सवाल क्या होता है आपका, डिलीट होता है। अगले पे आ जाओ, गुरुदेव इनमें कंफ्यूजन है। बच्चे का सवाल है कि सर आप ये बताएं, हमारे पास में 2 वर्ड है, बच्चे ने एक तो ये लिखा आपका फनीम वाला, और दूसरा बच्चे ने ये लिखा आपका मॉर्फीम वाला, ठीक है। मर्फीम नहीं पढ़ेंगे, पहले को पढ़ेंगे आपका फनीम और दूसरे को पढ़ेंगे आपका मॉर्फीम। अगर आप वहां पर जब भी अपनी छोटी से छोटी इकाइयां पढ़ते हैं आपका,
जैसे लेटर है, लेटर से भी छोटी इकाई मतलब अक्षर से भी छोटी इकाई की बात आप करते हैं वहां पर, वैसे ही अपने पास में ये जो तरीका आपको देखने को मिलता है उसको भी अगर आप देखें, ठीक है, तो उसको आपको चेक करना वहां पर कि उसमें लेटर से पहले दो चीजें आती हैं। तो जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ये किसमें चला गया आपका? फनीम में। ये जो फाउंड बना है, ये देखो PHONE, इसे बेटा आप पढ़ते हैं तो इट इज इक्वल टू साउंड, ऐसा चलेगा, ठीक है। और फिर दूसरी बात करते हैं मॉर्फीम, तो इसका अपोजिट सेक्शन में ले जाओ आपका, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा आपकी, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें आपका डिफरेंस वहां पर देखने को मिलता है। फनीम एक अलग फैक्टर है आपका और मॉर्फीम आपका वहां पर क्या है? अलग फैक्टर है, ठीक है। तो आप ये बता दो, फनीम और मॉर्फीम दोनों के हिस्से में लेते हैं तो मॉर्फीम वाला जो पैटर्न आएगा वो जाएगा लेटर से, डिजिट से जाएगा, जब आप लिखते हैं उसके साथ में से जोड़ा जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा साउंड के अपन बात कर ले, जैसे मान लीजिए कि अपने पास में साउंड यहां पर इस तरीके से जाए, ये जो साउंड है ये बेटा आता है स्वा साउंड, क्या पढ़ते हैं इसे? आपका स्वा साउंड पढ़ते हैं, SCHWA, सबसे हल्का है, आधा ए कहा जाता है। तो ये क्या होगा कि साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, उसे कह दिया जाता है। अक्षर या वर्ण जब लिखावट में लेकर आते हैं उसकी छोटी इकाई पे आए, ठीक है, तो वहां पर जैसे मान लो कि ये तो साउंड हो गया, बोला जाए, ठीक है, तब तो ये क्या है? फनीम है। और जब इसे हल्की इकाई को लिखा जाए तो ये फनीम नहीं, तब ये क्या है? वहां पर आपका मॉर्फीम है। इसे भी इस तरीके से पढ़ा जाएगा। वही सुपरलेटिव डिग्री, स्मॉल के तीनों डिग्री वर्ड्स क्या बेटा आपका? स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलिस्ट है, और उसके साथ में यहां पर टर्म ये आ जाएगा स्मॉलिस्ट यूनिट ऑफ, ठीक है। और उसके बाद जो लेटर है, लेटर का मतलब यहां पर पत्र नहीं है, बल्कि लेटर का मतलब यहां क्या रहेगा बताओ? देखिए आपका वहां पर अक्षर या फिर वर्ण से ले लिया जाएगा, उसके साथ में ये चीज आपकी वहां जुड़ती चली जाएगी, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल दो बेटा आपका वहां पर कि मेरे पास में फनीम, ठीक है, या फिर मॉर्फीम, दोनों एक जैसे दिखते जरूर हैं लेकिन दोनों वहां पर एक जैसे है नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आपका वहां पर, पहला कौन सा? फनीम, दूसरा कौन सा आपका? मॉर्फीम। तो फनीम वाला होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए साउंड वाला आपका, ठीक है, और वहां पर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से वहां चेंज कर देता है, और दूसरे वाला पार्ट अपने पास में मॉर्फीम का आता है। तो मॉर्फीम क्या होता है? जो मीनिंग में अपना चलता है लेटर वाले में, ठीक है, उसके साथ चलता है, जिसमें आप वहां प्रीफिक्स और सफिक्स है उनको साथ में आपका ले सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? साउंड में नहीं बल्कि आपका मीनिंग में आ जाएगा। एक एग्जांपल दे दूं बेटा आपका, ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ में चले जाएं। जैसे मान के चलिए कि अपने पास में यहां पर एक वर्ड है PAT, एक वर्ड मेरे पास में कौन सा है? BAT वाला। अगर इसके साउंड को अपन लेते हैं तो यहां पर इस तरीके से पे, ऐ और टे, यहां पर बे, ऐ और टे, तो ये जो पार्ट अपने पास बीच वाला ऐ साउंड वाला है या बे वाला, टे वाला, ये किस में आ जाएंगे? आपका फनीम में आ जाएंगे, ठीक है। मीनिंग के बेस पर आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेटिस्फेक्शन, उसका उल्टा डिससेटिस्फेक्शन, तो DIS किस में चला गया? आपका मॉर्फीम वाले पार्ट में वहां पर चला जाता है, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। He earns 70,000 रुपीज ब्लैंक ईयर, वह वर्ष में, ये सवाल आप मेरी शीट में पाओगे। अगर जो मेरे से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़े हुए हैं तो उनका आर्टिकल की जो मेरी शीट है, शुरू के 70 सवाल, स्टार्टिंग के जो 70 सवाल है उनके अंदर वहां पर ये चीज, उस पे भी नहीं जाओ आप, ठीक है। तो एक काम ये कर सकते हो, शुरू की जो क्लास होती है हमारी आर्टिकल के इंट्रोडक्शन की, तो पहले ही लेक्चर में एक चीज सिखाता हूं आपका कि कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड है, ठीक है, इन वाली चीजें आपको वहां बताया करता हूं, ठीक है। तो उस वाले में आप ये गौर करो कि वह 70,000 रुपए प्रति वर्ष, हर वर्ष, एक वर्ष की बात कर रहा है, मीनिंग तो एक का चाहिए, सिंगुलर है, काउंटेबल है, एक वचन है, गणनीय है, संख्यावाची, मतलब इसमें से ये तो हट गए, ठीक है, द और नॉट एप्लीकेबल, बचा ए और एन। अब बच्चा क्या पढ़ता है? आपने पत्रिका की पढ़ी है ईयर बुक, उसमें ऐसा पढ़ते हैं आप जीके में ऐसा कि ईयर बुक, ठीक है। अगर ऐसा नहीं पढ़ते हैं तो आप ऐसा देखने को पाते हैं ईयर बुक, जबकि ये दोनों ही चीजें वहां पर क्या बेटा आपका इनकरेक्ट है, शुद्ध उच्चारण नहीं है, हमारा उच्चारण गड़बड़ होता है। अब बच्चों को क्या दोष दूं? बतेरे टीचर्स हैं, उनसे गलतियां होती हैं आपकी, वो वहां पर इसे ईयर पढ़ते हैं, और वो भी इंग्लिश का ह्यूमैनिटीज का बंदा होने के बाद, जिसने PG किया, B.Ed किया, M.Ed किया, M.Phil किया, हो सकता है नेट किया, सेट किया आपका, ठीक है, और उसके बावजूद अगर वो इसे ईयर बोल रहा है, इट मींस वहां पर बच्चा तो उसे फॉलो करेगा। फॉलो क्या करेगा? एक तरीके से इमिटेट करेगा, और इमिटेट भी क्या करेगा? टोटल कॉपी करेगा कि गुरु ने कह दिया, गुरुजी ने कह दिया, इट मींस लोहे की लकीर है, ठीक है, इससे इर्द गिर्द तो मुझे जाना ही नहीं आपका। वो आप पर ब्लाइंड फेथ करता है, उसकी वजह से उस बच्चे का परीक्षा में सवाल क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए उच्चारण पहले हमें सुधारना होगा,
उसके बाद हम आप छोटे भाई बहनों को वहां पर कह सकते हैं, अदरवाइज हमें बोलने का हक भी वहां पर नहीं होता है। इसका शुद्ध उच्चारण बेटा ये है। ताज्जुब हुआ ना मैंने क्या लिखा है यहां पर आपका? अगर इसको आप देखते हैं तो देखो यहां पर शुरू में साउंड ये है, ये लव है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, और उसके पहले अगर अपन आर्टिकल लेते हैं तो ए रहेगा, यहां पर एन नहीं रहेगा, तो साउंड ई या नहीं य ऐसा बनेगा। ठीक है, कितने एक लोग बोलते हैं आप अंगुलियों पे गिन सकते हैं अपने सराउंडिंग के अंदर, वहां पता चल जाएगा कि कौन इंग्लिश का कौन नॉन इंग्लिश का। फांफ मारने वाले, फेंकने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, आसमां को छूने वाले, चांद सितारे तोड़ने वाले लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, हकीकत के साथ में बयां करने वाले अंगुलियों पे गिनने वाले मिलेंगे। अगला सवाल लो, डू यू हैव ब्लैंक फूड लेफ्ट? क्या आपके पास भोजन बचा है? इट मींस आप क्या चाहते हैं वहां पर, आपका फूड के पहले डिटर्मिनर लगाना चाहते हैं। आर्टिकल भी बेटा डिटर्मिनर है, उसी की संतान होती है, उसी की प्रोजेनी, उसी का चाइल्ड वहां पर बोला जाता है। तो बेटा एक चीज ये चेक करो आप सारे, ये फूड अपने पास में कैसा है बच्चा आपका वहां पर? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब आपका अगणनीय है, मात्रा सूचक है आपका। ठीक, और ये जो ए है, ए कैसा है? काउंटेबल, बाहर। यहां पर ए फ्यू कैसा है आपका? काउंटेबल, बाहर। लिटिल का मतलब तो होता है न के बराबर। ठीक है ही नहीं तो पूछ क्या रहे हो? ठीक है, आप कहेंगे जैसे भाई दाना दो दाना है क्या? अरे मारवाड़ी में बोलते हैं ना भैया बोरो बच्चे जे, ऐसा बोलते हैं आपका। इसका मतलब है ही नहीं वो आपका, जो अंगुली अंगूठी के बीच में ही नहीं आएगा, जो आपके चिपक कर नहीं आएगा, वो प्लेट में, थाली में वहीं पर रह जाएगा आपका। ठीक है, डाइनिंग टेबल पे बिखर भी गया तो आपको पता नहीं चलेगा वहां पर, तो वो तो लिटिल है, न के बराबर, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक विदाउट रिक्वेस्ट। ये क्लासेस में हमेशा बताया करता हूं, तो बेटा उसमें क्या लगेगा? एनी। आज की क्लास पीछे वाली आपके सवाल हमारे जवाब के बजाय ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा एंथुसियास्टिक, ज्यादा एनर्जेटिक रही है। रीजन सवाल अच्छे, एक सवाल को छोड़कर 9 सवाल बहुत अच्छे आपने पूछे, मुझे भी मजा आया। और यहां से एक चीज ये है कि रिप्रेजेंटेशन जो आपका रहा, ठीक है, वो बेटर होता। अगर मैं सवाल छांटता हूं तो मेरे दिमाग में रहता है कि चल यार आ रहा है बता दो, ठीक, लेकिन आप जो पूछते हैं तो हम लोग डेप्थ के साथ में उस चीज में वहां पर घुसते हैं, अच्छे तरीके से इन चीजों को क्लियर करते हैं। अगले मेरे पास में वर्बली ऑफलाइन क्लास के 2 सवाल रहे हैं बेटा आपका, बेसिक और बेसिस में क्या अंतर है, क्लॉथ और क्लॉथ्स में आपका क्या अंतर है। ठीक है, इन पे मैं चर्चा करने वाला हूं, इनको मैं टाइप करवा दूंगा आपका वहां पर आपके 18वें सेशन में। अगर वहां पर नहीं आ रहा सेशन, इसका मतलब ये सोच लो कि आपके सवाल मेरे तक नहीं पहुंचे। साथ में बेटा ये ध्यान रखना, आपके सवाल हमारे जवाब कंटिन्यूटी में चलेगी, सीरीज बंद नहीं होगी, जब तक मैं पढ़ाता रहूंगा तब तक चलती रहेगी। लेकिन एक चीज ये कि रीट वाली जो एग्जामिनेशन है, बच्चों ने पूछा कब होगी, बेटा डेफिनेटली जनवरी में ही होनी है आपकी। ठीक है, आलोक राज जी ने वहां पर ये स्टेटमेंट दे दिया, ये ट्वीट कर दिया, वहां पर वो अपनी बात पर खड़े रहते हैं। इस बात के लिए उस बंदे की, उस इंसान की वहां पर भूरी भूरी प्रशंसा भी हमें करनी चाहिए। तारीफ काबिल इंसान है कि जो कहता वो करके वहां पर दिखाता भी है। तो आप बेझिझक अपनी तैयारी में जुट जाइए। आप में से एक सवाल आया कि सर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में से किसकी तैयारी करें। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, सेकंड की करें, सेकंड वाला सिलेबस है, उसी में थर्ड वाला पूरा हो जाएगा, एल टू मेंस वाला, अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीट की जनवरी वाली एग्जाम के लिए एक सीरीज चला दी है, जिसकी 2 क्लासेस अभी तक अपलोड भी आपकी हो चुकी हैं। डेली एक क्लास वहां पर आनी है आपकी, ठीक है, और उस क्लास के अंदर 8, 10, 15, 20 जो आपके पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, या एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको समझाने वाला हूं। तो हमेशा की तरह यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।